हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये हमारे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का टॉपिक है और ये बीफार्म 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूनिट 4th में दिया हुआ है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर बात करें तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि इंस्पाइट ऑफ एलोपैथी, जो आज के करंट सिनेरियो में हम एलोपैथी एज अ मेडिसिन ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब आज से कुछ साल पहले हम क्या क्या सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉलो करते थे वो हमें यहाँ पढ़ना है। जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और चाइनीज सिस्टम, ये सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं। पहले बात करते हैं अगर एलोपैथी की, तो करंट सिनेरियो में हम एलोपैथी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है फ्रॉम एलोपैथी टुवर्ड्स आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। इसका रीज़न ये है कि एलोपैथी में हमारे साइड इफ़ेक्ट्स और अदर इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इसलिए आज की जो जनरेशन है वो शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। इन सब के बावजूद भी अगर हमें कोई एट अ टाइम ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, मतलब कोई सीवियर इंजरी हो गई या एट अ टाइम इफेक्ट चाहिए, थेरेपेटिक इफेक्ट, तो हम प्रिफर करते हैं एलोपैथी को ही। ठीक, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदा और होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि ये दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को सिद्धा, यूनानी और चाइनीज सिस्टम पढ़ना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या अगर वीडियो चाहिए तो वो बता सकते हैं, मैं इनके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा हमारे दो संस्कृत शब्द से मिलकर बना हुआ है, आयुर और वेदा, विच मीन्स लाइफ एंड नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ लाइफ इज टर्म्ड एज आयुर्वेदा। फिर से रिपीट करता हूं, नॉलेज ऑफ लाइफ इज टर्म्ड एज आयुर्वेदा। It is believed that Ayurveda is the oldest method ever practiced and is supposed to be the more effective in certain cases than modern therapies. इसका मतलब कि जो मॉडर्न थेरेपीज हम यूज़ कर रहे हैं उससे कहीं कुछ केसेस में उस मॉडर्न थेरेपी से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है आयुर्वेदा को। 5000 BC पहले चारक सुश्रुता और आचार्य नागार्जुना, ये दो वैद्य कह सकते हैं हम, जिन्होंने स्टार्ट किया था आयुर्वेदा की प्रैक्टिस। ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि जो लॉर्ड ब्रह्मा थे, जब उन्होंने मैन काइंड और यूनिवर्स बनाया, अलॉन्ग विथ क्रिएशन ऑफ मैन काइंड एंड यूनिवर्स, ही क्रिएटेड आयुर्वेदा। जो आर्यंस थे हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, उन्होंने 4 वेद दिए थे। कौन कौन से 4 वेद थे हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से जो हमारा आयुर्वेदा है ये अथर्ववेदा का उपवेद या फिर उसका एक सब पार्ट कह सकते हैं कि आयुर्वेदा अथर्ववेद का एक सब पार्ट है। 1900 BC में पहली बुक लिखी गई थी, चरक संहिता। कौन सी बुक थी? चरक संहिता बुक थी। उसका ये मेन कॉन्सेप्ट इसका था कि इसके थ्रू हम आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे करंट सिनेरियो में हम जो एलोपैथी की प्रैक्टिसेस करते हैं वो सारी हम देखते हैं कहाँ से, जो वो है फार्माकोपिया से। तो उस टाइम में चरक संहिता बनी थी हमारी विद कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा। उस बुक में 341 प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट यूज्ड इन मेडिसिन, उस बुक में हमारे 341 प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया था जो कि हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। उसके बाद 600 BC में सेकेंड बुक आई, सुश्रुता संहिता। ये जो बुक थी इसका स्पेशल एम्फेसिस जो था वो था सर्जरी के ऊपर। ये बुक हमारी प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा पे आई थी और दूसरी बुक हमारी आई सर्जरी के ऊपर। इस बुक में हमारे 395 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में दिया हुआ था,
57 ड्रग ऑफ एनिमल ओरिजिन प्रेजेंट थे इसमें, और 4 मिनरल एंड मेटल एज थेरेपेटिक एजेंट, मतलब जो मिनरल और मेटल थे जो हम यूज करते हैं एज ए थेरेपेटिक इफेक्ट पाने के लिए, तो वो भी इसमें डिस्क्राइब किए हुए थे। तो इतनी बात हो गई हमारी आयुर्वेदा का एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो यहां से हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, मतलब कि जैसे एलोपैथी में हम बात करते हैं, हमारे पास कई सारी ब्रांचेस, कई सारे डिविजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेडियाट्रिक्स, ऑर्थो, न्यूरो, सर्जन, फिजिशियन, ऐसे करके जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो एट अ टाइम आयुर्वेदा हमारे कुछ सालों पहले जब आयुर्वेदा की प्रैक्टिस की जाती थी तो उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती थी, तो टोटल उसमें 8 ब्रांचेस होती थी, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते थे, अष्टांग आयुर्वेदा। कलेक्टिवली ये 8 ब्रांचेस को हम अष्टांग आयुर्वेदा कहते थे। अब ब्रांचेस कौन कौन सी थी, काया चिकित्सा तंत्र जो कि हमारा इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, शैलकाया तंत्र जो कि सर्जरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेड, नेक, ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ENT मीन्स ईयर, नोज और थ्रोट। थर्ड है इसमें शैल्य तंत्र रिलेटेड टू सर्जरी, अगाधा तंत्र रिलेटेड टू टॉक्सिकोलॉजी, भूता विद्या रिलेटेड टू साइकेट्री, कौमारा भृत्या रिलेटेड टू पेडियाट्रिक्स, रसायना मीन्स एंटी एजिंग एंड वजकरना मीन्स साइंस ऑफ फर्टिलिटी। तो ये बात हो गई हमारे ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा की। अब यहां से हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा की, कि हमारा जो आयुर्वेदा है वो किस बेसिक प्रिंसिपल पे बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलॉसफी ये माना गया है कि जो हमारा यूनिवर्स है ये 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। मीन्स यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको एट एंशिएंट टाइम हम बोलते थे पंचभूतास। वो कौन कौन से हैं, पहला है हमारा पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा तेजा, चौथा वायु और पांचवा आकाश। पृथ्वी which means earth, jal which means water, teja which means fire, vayu means air and akash is represented as space। तो ऐसा माना जाता है कि everything which is derived from this bhutas, जितनी भी चीजें हैं वो इन भूतास से बनी है, इंक्लूडिंग फूड, जो खाना हम खाते हैं। अब हमारी बॉडी चाहे एज वेल एज वो हेल्दी कंडीशन में हो या फिर डिजीज की कंडीशन में हो, या फिर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज को क्योर करने के लिए, वो सारी चीज है जो है वो डिराइव की गई है इन 5 महाभूतास से। और ये जो 5 महाभूतास मतलब पंचभूतास जो हैं, ये हम ह्यूमन बॉडी में 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहला दोषा, दूसरा धातु और माला। दोषा मतलब ये दोषा को एज कंसिडर करते हैं हम एज ए 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। धातु मतलब कि जिन चीजों से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। एंड देन कम्स मालाज हियर इज यूज्ड फॉर वेस्ट मटेरियल। अब इसे हम इंडिविजुअली देखेंगे कि ये दोषा, धातु और मालाज क्या होते हैं। पहला इसमें हमारा आता है दोषास। दोषास जो हमारे वो 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब कलेक्टिवली इनको हम त्रिदोष बोलते हैं, क्योंकि ये 3 इन नंबर होते हैं, इसलिए हम इनको त्रिदोषास बोलते हैं। इनको हमें 3 पिलर्स ऑफ लाइफ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि अगर वात, पित्त और कफ ये इन तीनों के बीच में अगर हमारा बैलेंस, हार्मनी या पीस मेंटेन रहता है, तो जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी स्टेट में रहती है, मतलब डिजीज फ्री रहती है। अगर वात, पित्त और कफ के बीच में हमारी कोई डिसहार्मनी, डिसप्रपोर्शन, डिस्कॉर्ड, इम्बैलेंस कुछ भी कॉज होता है इन तीनों के बीच में, तो हमारी बॉडी हेल्दी कंडीशन से डिजीज स्टेट में चली जाती है। इसलिए इनको 3 पिलर्स ऑफ लाइफ माना गया है। अब यहां से देखते हैं कि दोषास जो है वो कैसे कैसे भूतास से मिलके बने हुए हैं और ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं वात की। तो वात हमारा आकाश और वायु
मतलब स्पेस और एयर के मिक्सचर से बना हुआ है और ये हमारा सीएनएस को अफेक्ट करता है और जो बॉडी एक्टिविटी ये कंट्रोल करता है वो है ब्रीदिंग, मोशन, हार्ट बीट, नर्व इंपल्स, ऐसी बॉडी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पित्त। पित्त जो हमारा बना है वो तेजा और जल मींस फायर एंड वाटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये हमारे डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी एनर्जी लेवल, इन सबको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कफ। कफ जो है वो हमारा जल और पृथ्वी मींस वाटर एंड अर्थ के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये हमारे इम्यून सिस्टम या फिर जो हार्मोनल सिक्रीशन हैं इनको अफेक्ट करता है। साथ ही साथ जो कंट्रोल करता है ये वाउंड हीलिंग कंट्रोल करता है, मेमोरी रिटेंशन को कंट्रोल करता है और प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशंस जो हमारे बॉडी में डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं जैसे डोपामिन हो गया, सेरेटिन हो गया, सेरेटोनिन हो गया, मिलेनिन है, अलग अलग टाइप की जो सिक्रीशंस हैं उनको ये कंट्रोल करता है कफ। तो ये एक जनरल हमें छोटा छोटा ही पढ़ना है, काफी डिटेलिंग नहीं पढ़नी है, तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता जा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये बात हो गई हमारे दोषास की। नेक्स्ट आता है धातुस। धातुस हमारे जो धातुस कहा गया हमारे बेसिक एलिमेंट्स को जिसके थ्रू हमारी बॉडी बनी हुई है। अब हमारी बॉडी किस किस चीज़ों से बनी हुई है, जिसमें इसमें मसल्स हैं, बोन्स हैं, टिश्यूज हैं, फैट टिश्यू है, ब्लड है, तो उन टोटल ऐसी 7 कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है। इन 7 कंस्टिट्यूएंट्स को कलेक्टिवली सप्त धातु बोला जाता है कि सप्त धातु से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है या बॉडी बनी हुई है सप्त धातु से। कौन कौन से वो 7 धातु हैं? पहला इसमें है रस जिसको हम बोलते हैं फूड जूसेस। दूसरा है रक्त। रक्त मतलब सबको पता है ब्लड होता है, ब्लड की हिंदी खून या रक्त हम बोलते हैं, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि रक्त इज रिलेटेड टू ब्लड। देन थर्ड इज मांस मीन्स मसल्स, जिसे इसको भी रिलेट कर सकते हैं मांसाहारी मतलब नॉन वेजिटेरियन जो लोग मसल्स मतलब मांस खाते हैं, तो मांस से रिलेट करके हम मसल्स बोल सकते हैं। मेदास, मेदास हियर इज फैट टिश्यू, जो हमारे बॉडी में फैट टिश्यू प्रेजेंट है उनको मेदास कहा गया है। फिफ्थ इज अष्ठी, अष्ठी मीन्स बोन। देन सिक्स्थ इज माजा, माजा इज बोन मैरो, जो हमारी बोन मैरो होती है उसको हम माजा कहते हैं। एंड सेवेंथ इज शुक्रा, शुक्रा मीन्स सीमेन। तो ये हो गया एक शॉर्ट ब्रीफ अबाउट धातुस। नेक्स्ट आता है हमारा मालास। मालास जो है, मालास बोला गया है बाई प्रोडक्ट्स को, जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके थ्रू जो हमारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उसको हम कहते हैं मालास। अब जो मालास है हमारे 2 टाइप के होते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी का जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो 2 टाइप का होता है। उसमें कुछ पार्ट हमारा यूजफुल होता है और कुछ एज ए वेस्ट मटेरियल हम एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। तो जो हमारा यूजफुल पार्ट होता है और बॉडी उसे रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक, उसे हम कहते हैं प्रसाद। मतलब जो हमारा पार्टली यूज हो जाता है बाई प्रोडक्ट बाय बॉडी उसे हम कहते हैं प्रसाद, और जो हाफ पार्ट बचता है जो कि हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है एज ए वेस्ट मटेरियल उसे हम कहते हैं मालास। अब जो मालास है ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करती है वो 3 फॉर्म में करती है। कौन कौन से 3 फॉर्म है? यूरिन, फीसेस और स्वेट। मतलब 3 फॉर्म में हमारी बॉडी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती है। यूरिन जिसको हम कहते हैं मूत्र, फीसेस विच मीन्स शकृति, एंड स्वेट मीन्स स्वेदा। तो ये बात हो गई हमारे 3 मतलब दोषास, धातुस और मालास की। यहां तक हमने देख लिया कि बॉडी में कैसे कैसे डिजीज होती है। अब हम देखेंगे कि उस डिजीज को हम डायग्नोज और ट्रीट कैसे करते हैं आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। तो जो हमारी डायग्नोसिस होती है इन आयुर्वेदिक सिस्टम वो मूवमेंट टू मूवमेंट मॉनिटरिंग की जाती है बिटवीन इंटरेक्शन। किसके किसके बीच इंटरेक्शन? जो हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में थी और जब हमारी बॉडी डिजीज कंडीशन में आई है। तो इन दोनों कंडीशन में हमारी बॉडी में चेंजेस क्या क्या आए हैं उसकी
टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, एक एक मूवमेंट, छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। अब जो मॉनिटर करने का तरीका है वो हम 8 पॉइंट डायग्नोसिस बोलते हैं उसे। 8 जगहों से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में है या फिर डिजीज कंडीशन में है, जिसको आयुर्वेदिक टर्म में हम बोलते हैं अष्ट स्थान परीक्षा। मतलब कि 8 स्थान, 8 पॉइंट, परीक्षा मतलब डायग्नोसिस, 8 पॉइंट डायग्नोसिस मींस अष्ट स्थान परीक्षा। अब कौन कौन से हैं वो 8 पॉइंट्स? पहला है पल्स डायग्नोसिस, जिसको हम बोलते हैं नड़ी परीक्षा। सेकंड इज यूरिन एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं मूत्र परीक्षा। थर्ड वन इज नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं वात परीक्षा। मैंने बताया था ना कि वात जो है वो हमारा कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन इज वात परीक्षा। डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एग्जामिनेशन इज पित्त परीक्षा। पित्त जो हमारा था वो कंट्रोल करता था डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। फिर म्यूकस और म्यूकॉइड एग्जामिनेशन को कफ परीक्षा बोलते हैं। तो जो हमारा कफ था वो हमारा जो इम्यून सिस्टम और जो बॉडी सिक्रीशंस है उनको कंट्रोल करता था। सिक्स्थ वन इज स्टूल एग्जामिनेशन मींस माल परीक्षा। सेवेंथ टोंग एग्जामिनेशन मींस जीवा परीक्षा, मतलब जीभ के थ्रू हम आज की टाइम में भी डॉक्टर्स जीभ के थ्रू चेक करते हैं, तो उस टाइम में ये काफी प्रोमिनेंट माना जाता था। नेक्स्ट है लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी साउंड, मतलब कि शब्द परीक्षा। अब ये तो बात हो गई कि डायग्नोसिस की, हम इन तरीकों से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हाँ हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में है या फिर डिजीज स्टेट में है, डिजीज कंडीशन में है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था? ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल होता था आयुर्वेदिक टाइम में, वो जो हमारी बॉडी, मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट का जो मेन प्रिंसिपल था वो था कि जो ड्रग प्रिस्क्राइब करते थे उनका इफेक्ट जो था वो था दोषास को ऑर्डर में लाना या उनको बैलेंस करना। मतलब पहले हमने डायग्नोस किया कि कौन से दोष की वजह से हमारी बॉडी डिजीज कंडीशन में है, और फिर जब ट्रीटमेंट में हम जो दवा देंगे तो उस दवा का जो मेन इफेक्ट होगा वो होगा कि जो सारे दोषास हैं वात पित्त कफ, इनको बैलेंस्ड स्टेट में लाना। जैसे ही ये तीनों दोषास बैलेंस्ड स्टेट में आएंगे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगी, जो भी डिजीज है वो ठीक हो जाएगा और हम हेल्दी स्टेट में चले जाएंगे। मीन्स प्रिस्क्रिप्शन जो थे ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ दोषास थे एंड टू एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट बिटवीन दोषास, या फिर हम कह सकते हैं हार्मनी बिटवीन दोषास। अब जो हमारी थेरेपी होती थी या जो ट्रीटमेंट था वो 3 फेजेस में होता था। पहला शोधना, शमाना और रसायना। तो जो थेरेपी बिगिंस होती थी वो शोधना से होती थी। शोधना का बेसिक मतलब होता है क्लिनसिंग। क्लिनसिंग मतलब जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन है या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं जिनकी वजह से हम बीमार हुए हैं, उनको हमारी बॉडी से या तो एलिमिनेट कराना या उसे न्यूट्रलाइज कराना बॉडी के अंदर। नेक्स्ट शमाना। शमाना मतलब जो हमारी डिजीज की इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना और दोषास के बीच में हार्मनी मेंटेन कराना। एंड थर्ड वन इज रसायना। रसायना मीन्स यूज टू मेंटेन हेल्थ एंड रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजीज। डिजीज का जो अदर इफेक्ट्स हैं उसको कम कराना और हेल्थ को मेंटेन कराना, मतलब बॉडी को हेल्दी स्टेट में ले आना। तो ये 3 स्टेप हो गए ट्रीटमेंट के, शोधना, शमाना और रसायना। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम आज के टाइम में एट ए टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन जो हम पढ़ते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उस टाइम में भी कंसिडर की जाती थी। इतना डिटेल जानने की इसमें कोई खास ज़रूरत है नहीं, जितना मैंने बताया इतना सफिशिएंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम के बारे में। यहाँ से नेक्स्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो बात करते हैं वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है वो हमारा 2 शब्द से मिलके बना है। पहला है होमिस और पैथोस मीन्स सिमिलर एंड पैथोस मीन्स ट्रीटमेंट। सिमिलर ट्रीटमेंट को हम कहते हैं होम्योपैथी। इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनमैन। शॉर्ट फॉर्म में इन्हें बोलते हैं डॉक्टर हैनमैन। जो प्रिंसिपल होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का
वो हमारा बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग होता है। मतलब कि जैसे हम एक बात बोलते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, तो मतलब कि जो हमारी डिजीज जिस वजह से हुई है वही उसके ट्रीटमेंट है। मतलब कौन क्या प्रिंसिपल है पहले तो देखते हैं। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। अब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें होम्योपैथी में, तो इसमें 7 प्रिंसिपल हैं, जो है लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, ड्रग प्रूविंग, ड्रग पोटेंशिएशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ क्योर। पहले बात करते हैं हम ड्रग सिमिलिया की। ड्रग सिमिलिया क्या है? ड्रग सिमिलिया मतलब लॉ ऑफ जो सिमिलिया है ये हमारा सेम है, यही है कि लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि जैसे प्याज, क्या है यहाँ पे? अनियन। अनियन का बोटेनिकल नेम सबको पता है, एलियम सीपा होता है, एलियम सीपा। अब सबने फील किया होगा या सबने कभी ना कभी प्याज काटा होगा, तो सबने सब फील किया होगा कि जब एट अ टाइम जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी टीयर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, रनी नोज स्टार्ट हो जाती है, सोर थ्रोट होने लगता है। तो जो सिम्टम्स हमारे प्याज काटते टाइम हमें दिखते हैं, तो एलियम सीपा जो है एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम यूज करते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? फीवर के, रनी नोज। मतलब जो एलियम सीपा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर और रनी नोज। मतलब कि जुकाम के केस में हम एलियम सीपा यूज करते हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स जो है ये हमारा ये कहता है कि एक पेशेंट को एक ही दवा देनी चाहिए एट वन टाइम। एक टाइम पे एक दवा देनी चाहिए, एकदम सिंपल दवा, तभी वो अपनी पूरी पोटेंशियल शो करेगी और पूरा इफेक्ट दिखाएगी बॉडी पे। नेक्स्ट लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब कि सबसे मिनिमम डोज देना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम डोज देंगे तो वो एक फिजियोलॉजिकल एक्शन को यूज करके और हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स कॉज करेगा। इसलिए लॉ ऑफ मिनिमम हमें स्टार्टिंग हमेशा सबसे कम डोज से करनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है इसमें ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग क्या है? ड्रग प्रूविंग मतलब कि क्यूरेटिव पावर। क्यूरेटिव पावर ड्रग की वो पावर होती है कि अगर हम एक हेल्दी पर्सन को वो ड्रग दें या वो मेडिसिन दें तो उसके अंदर डिजीज लाइक सिम्टम्स डेवलप होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं हेल्दी हूं, ठीक, मैं में कोई फीवर, रनी नोज के कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी अगर मुझे एलियम सीपा का क्यूरेटिव पावर मतलब कि एक थेरेपेटिक इफेक्ट शो करने वाली डोज दी जाती है, तो अगर मैं डिजीज कंडीशन में हूं, मतलब मुझे फीवर और रनी नोज हो रहा है, तो वो तो क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी हेल्थी स्टेट में है और मैंने एलियम सीपा का डोज लिया है, क्यूरेटिव डोज लिया है, तो वो मुझे डिजीज स्टेट में डाल देगी। ड्रग नेक्स्ट इसमें है ड्रग पोटेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं ड्रग डायनामाइजेशन। ड्रग पोटेंशिएशन का मतलब होता है कि पोटेंसी ऑफ ड्रग, मतलब कि जितने हम एनिमल से डिराइव्ड या प्लांट्स डिराइव्ड जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम काफी डाइल्यूट करके और यूज करते हैं मेडिसिन इन होम्योपैथिक सिस्टम। मतलब कि इसमें हम जो हमारी ड्रग की प्रिपरेशन होती है वो सीरियल डाइल्यूशन से होती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि जिससे हम माना गया है कि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी जो है अलग अलग कंडीशन में होगी। किसी इंडिविजुअल किसी की भी बॉडी एक दूसरे की बॉडी कंडीशन एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होती है। एलोपैथी के केस में क्या होता है कि अगर मुझे बुखार है और सामने वाले बंदे दोनों को बुखार है, तो वो दोनों को पैरासीटामोल 625 mg या 650 mg दोनों को वो लिख देंगे, या कैलपॉल लिख दिया उन्होंने, दोनों को सेम डोज। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम के केस में क्या होता है कि हम कभी डिजीज के नेम पे डिपेंड होके उसकी मेडिसिन या उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। मतलब जो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन होता है ये डज नॉट बेस्ड ऑन
नेम ऑफ डिजीज, मतलब कि बिना पेशेंट को देखे, बिना उसको एनालाइज किए डिजीज के नेम पे हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ये इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर आता है। और नेक्स्ट या लास्ट लॉ है इसमें, डायरेक्शन ऑफ क्योर, मतलब कि क्योर का डायरेक्शन क्या होता है। तो होम्योपैथिक में क्योर के डायरेक्शन के लिए कुछ सर्टेन हमारे प्रिंसिपल हैं कि जैसे अगर हमारी बॉडी है, बॉडी मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, हेड से स्टार्ट होती है और फीट पे जाके खत्म होती है या लेग पे जाके खत्म होती है, तो हम इसका जो क्योर करने का जो डायरेक्शन होगा वो हेड टू फीट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंपॉर्टेंट ऑर्गन को पहले क्योर करता है और लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को बाद में क्योर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है और स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, या उससे भी और पास आते हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और स्टमक में प्रॉब्लम है या लेग्स में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जो हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जो मेन पर्पस होगा वो होगा हार्ट डिजीज से डील करना, क्योंकि वो एक वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसलिए ये डायरेक्शन ऑफ क्योर हमेशा सबसे पहले हमारे एसेंशियल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन को ट्रीट करते हैं, उसके बाद नॉन एसेंशियल ऑर्गन पे आते हैं। या डायरेक्शन ऑफ क्योर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन से ही हम ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका होता है, वो जो रिस्पॉन्स सबसे बाद में आता है उसे हम सबसे पहले क्योर करते हैं। मतलब रिवर्स फेज में, सिम्टम्स के रिवर्स फेज में हम इसे क्योर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया होम्योपैथी के बारे में। तो आज की क्लास में हमने देखा कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हों। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी बच्चों को सिद्धा, यूनानी या चाइनीज सिस्टम पढ़ना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं अकॉर्डिंगली वीडियो अपलोड कर दूंगा।